हेलो स्टूडेंट, मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ हों, मस्त होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ जिसकी शुरुआत ही करेंगे आज कक्षा 10 की केमिस्ट्री में। जो कक्षा 10 की केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं रासायनिक समीकरण, जिसमें सबसे पहले आपको कुछ कॉमन बातें जाननी होंगी। तो कॉमन बातों में सबसे पहले जैसे भौतिक परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हमारे आसपास कुछ ना कुछ नई घटनाएं डेली अब घटित होती हैं। तो उन घटनाओं में जैसे हम कुछ पदार्थों को देखते हैं कि उनका आकार या उनकी आकृति या भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है, परंतु उनका जो रासायनिक संगठन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बताया हमने कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या आकार में परिवर्तन तो हो जाता है परंतु रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। हम ऐसे परिवर्तनों को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे बर्फ़ का गलना, बर्फ़ को आपने गलते हुए देखा है, उसमें क्या होता है कि भौतिक अवस्था तो परिवर्तित होती है लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब भौतिक अवस्था जैसे बर्फ़ आपकी ठोस अवस्था में होती है, अब वो जब पिघल जाती है तो कैसी हो जाती है, द्रव अवस्था में। तो जो हमें दिखता है कि ठोस है, ठोस से किस अवस्था में पहुंच गई, द्रव अवस्था में। तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। और भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे जल का बाष्पीकरण। जल जब द्रव अवस्था में है, द्रव से किस में पहुँच जाता है, गैस अवस्था में। उसको जब बॉयलिंग करते हैं तो कैसा हो जाता है, बॉयलिंग अवस्था में या क्वथनांक। तो जल का बाष्पीकरण जो हमारा, वो भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन ही है। इसी प्रकार हम और भी परिवर्तन जो देखते हैं उसमें जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था का तो परिवर्तन होता ही है, साथ में जो रासायनिक अवस्था होती है या रासायनिक संगठन वो भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे परिवर्तनों को हम बताते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जैसे घर में ही देखते हैं जो दूध का फटना या एक किण्वन की क्रिया सुनी होगी आपने, किण्वन। अब किण्वन क्या होता है, किण्वन भी ऐसी एक रासायनिक परिवर्तन ही है जिसमें गन्ना के रस से हम क्या बनाते हैं, सिरका। तो ये भी गन्ना के रस से क्या बन जाता है, सिरका। वो भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही है। तो आइए देखिए अब बोर्ड पे कुछ, ये पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में लिख देते हैं, इसके बाद में आपको समझाएंगे रासायनिक समीकरण। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन अभी आपको बताया कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था का आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि रासायनिक जो गुण होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
वैसे परिवर्तनों को हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या आकार एवं भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो जाता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बतौर देखिए, हमने बताया भी आपको कि बर्फ का गलना या जल का जमना या जल का बाष्पीकरण आदि, ये सभी क्या है? हमारे भौतिक परिवर्तन है। अब इसी प्रकार जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लिख देते हैं ये भी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में अभी आपको एग्जाम्पल बताया था हमने कि हमारा जो दूध से दही बनना या दूध का फटना, दूध का फटना या जंग का लगना, ये तो सभी जानते होंगे। किडबन, किडबन या परमाणु विस्फोट और भी हैं तमाम। तो भौतिक में हमने बताया कि पदार्थ की भौतिक अवस्था ही परिवर्तित हो सकती है और रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो परिवर्तन हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जो रासायनिक होता है उसमें क्या होता है? क्योंकि भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक संगठन भी परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं दूध का फटना लिखा है। अब दूध से जब दूध को फाड़ा जाता है तो क्या बनता है? पनीर। तो यहाँ से लिक्विड से में क्या प्राप्त हो गया? ठोस। तो परिवर्तन हो गया। और दूध का फटना के अलावा जंग का लगना, लोहे या अन्य धातुओं में जो जंग लगती है संक्षारण प्रक्रिया द्वारा, इसमें भी क्या हो रहा है? रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है। या किडबन, गन्नाग्रस्त से हमने बताया कि सिरका का निर्माण, परमाणु विस्फोट और भी हो सकते हैं। तो कर लीजिए नोट ने, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, यदि अभी आपको रासायनिक परिवर्तन बताए। अब जो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे हमने बताया कि दूध का फटना या किडबन या परमाणु विस्फोट या दहन, जो आग जलाते हैं हम, उसे भी रासायनिक परिवर्तन ही बोलते हैं। तो इन रासायनिक परिवर्तनों को हम रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण करते हैं, और जो हम केमिस्ट्री की भाषा में इन्हें जब लिखते हैं तो वह रासायनिक समीकरण के रूप में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के ही बारे में बताएंगे। और इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर आपका, इसमें यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी आपको पढ़ाए जाएंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इन सभी का अध्ययन इसी चैप्टर में किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है।
तो रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो हमारा नया पदार्थ होता है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण पुराने पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं। चलिए लिख देते हैं, पहले देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण सर्वथा भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो निर्मित पदार्थ है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। तो जो हम अभिकारक लेंगे, अब पहले तो आपको अभिकारक जानना है और उत्पाद क्या होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, मान लिया कि मैग्नीशियम धातु को मैग्नीशियम जो धातु है हमारी, मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब क्या हमने बताया कि मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब जो मैग्नीशियम धातु है उसे जब हम वायु के साथ जलाएंगे तो एक सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। तो जो हमारी मैग्नीशियम धातु और सफ़ेद रंग के चूर्ण बिल्कुल गुण अलग अलग हो जाएंगे। देखिए अब क्रिया लिखते हैं हम, Mg अब प्लस वायु हमारी क्या होती है, O2। ये हो गई मैग्नीशियम धातु प्लस वायु। अब हमें प्राप्त क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारी धातु है और ये क्या प्राप्त हो रहा है, सफ़ेद चूर्ण। अब धातु से क्या प्राप्त हो रहा है, चूर्ण। तो भौतिक और रासायनिक गुण में बिल्कुल परिवर्तन हो गया। तो जो हम इस एरो के बाएं तरफ देखते हैं, जो भी लिखा होगा उसे हम बोलते हैं अभिकारक। ये भाग हमारा बोला जाएगा अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग वो लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट। और अभिक्रिया के दाएं तरफ जो लिखा होगा हमें उत्पाद बोलते हैं उसे। जो पदार्थ हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, उत्पाद। ये हमारा हो गया उत्पाद या प्रोडक्ट। अब इसे पहले तो संतुलित करते हैं। तो हमारा वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो 2 का गुणा कर देते हैं 2। अब Mg हमारा गड़बड़ हो गया तो Mg को भी हम लिख देते हैं 2।
अभी आपको समीकरण का संतुलन भी सिखाएंगे, अगले वीडियो में संतुलन भी सिखाया जाएगा बढ़िया से। अभी हम केवल आपको रासायनिक अपक्रिया समझा रहे हैं। तो आपने जान लिया कि वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। अब हमने एग्जाम्पल में आपको बताया कि मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब जो अपक्रिया नीचे लिखी है कि Mg+O2 बराबर हमें MgO, मैग्नीशियम धातु प्लस ऑक्सीजन की क्रिया से हमें प्राप्त हो रहा है सफ़ेद रंग का चूर्ण। कर लीजिए नोट जल्दी से। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रासायनिक समीकरण के साथ साथ रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार भी आपको बताएंगे वहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद।